हम्म। यस। यस सर, यस सर। वो तो ऑटोमेटिक मिल जाता होगा नोटिफिकेशन। यस सर। ठीक है। चलिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चैनल पे अच्छा ये सारा चीज ना सवाल को बनाना है। जितना भी सवाल दिया हुआ है तो सबको आपको घर में बनाना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे ठीक है। पूछना है। मैं आज इनपुट टैक्स क्रेडिट बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। प्रैक्टिकल का मतलब जब आप वर्किंग करेंगे तो सबसे ज्यादा जो चर्चा या सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इसी का है कि भाई किसका हम क्रेडिट ले सकते हैं किसका नहीं ले सकते। पहले तो समझना पड़ेगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जानते हैं क्या। हाँ सर, कि जैसे लाइक कि मैंने 10,000 रुपए दिए, उसमें से 20,000 जो है मुझे बेनिफिट मिल गया, वो मेरा क्रेडिट हो गया। जरा धीरे धीरे बोलिए ना। तो लाइक मैंने 10,000 दिए एक गुड्स की। हाँ मैंने हाँ। उस गुड्स की से परचेज करा और मैंने 10,000 पे करे। देन उसने कह दिया कि आपको जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, 20,000 जो है आपको वापस मिल जाएगा। हाँ ठीक तो है। हमारे वापस आ गया, हमारे पास तो क्रेडिट हो गया हमारे बैंक में। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं वो जो मीनिंग आप बोल रही है ना वो सही नहीं है। मैं आपको सही मीनिंग बताता हूँ एक एग्जाम्पल देकर के। ठीक ना। जो आप बता रही हैं वो सही नहीं। मैं आपको थोड़ी देर में हाँ ठीक। तो एक एग्जाम्पल देकर के एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है। पहले चैप्टर पे आ जाते हैं। अच्छा ये सारे सवाल जो है वो बनाइए वैल्यूशन पे जो आधारित है। उसमें कोई ठीक है सर। हाँ जो कोई पॉइंट मान लो ना समझ में आए तो बाद में समझाइए मना आप पूछ लीजिए। ये एमसीक्यू ये सब भी है ये सब बनाइए। अगर मैं आपके साथ बनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप उसको बनाइए। ठीक है पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है आपने जो बताया वो सही नहीं। मैं आपको अभी मैं अभी बोर्ड को इससे जोड़ रहा हूँ। बस मैं देखा बस। चलिए मैं रेडी हो गया हूँ आपको लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब आपने जो बताया वह सही नहीं है। सही क्या है वो अभी बता। देखिए आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। यस सर। सर ठीक। आईटीसी का ऐसे मतलब ये होता है कि हाँ हमारी जो लाइबिलिटीज होती है कम हो जाती है, एसेट्स हाँ। हमारा ज्यादा हो जाता है। क्या ज्यादा हो जाता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज हमारी हाँ कम होती है। हाँ हाँ सही। सही बात। सही बात। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कोई बात नहीं। हमने ठीक है। एक गुड्स खरीदा परचेज किया गुड्स 10,000। उस पे 1,800 रुपया की दर से मतलब 18% की दर से हमने टैक्स दिया और हमारे लिए वो कॉस्ट हो गई 11,800। ये परचेज आप स्क्रीन देख पा रही हैं। यस सर। ठीक ये हमने खरीद लिया ये सब। इसको ये रॉ मटेरियल था मैंने इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग किया प्रोसेसिंग किया और फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसमें और भी कुछ कॉस्ट लगे। मान लेते हैं 5,000 और कॉस्ट लग गए। और सब चीज इसकी कॉस्ट हो गई 15। लेबर लग गया बाकी सब चीज लग गई। 15,000 कॉस्ट हो गई हमारी हम उसको कितने में बेचेंगे। मान लेते हैं 5,000 रुपया अपनी प्रॉफिट भी रखेंगे। हम इसको 20,000 में बेचेंगे। 20,000 में बेचेंगे तो 18% की दर से 3,600 रुपये वो टैक्स भी लग जाएगा। हम अपने कस्टमर से 23,600 रुपये लेंगे। ठीक है जी। जब टैक्स ठीक देने है की सर। बारी आएगी तो ये सेल है। ठीक है सर।
सेल पे टैक्स 3600 रुपया है, और हमने जो खरीदा है उसी सामान को खरीदा था, तो हमने 1800 रुपया जीएसटी दिया है। किसको? जिससे खरीदा है, और जिससे ठीक है सर। खरीदा है उसको जीएसटी दिया, तो ये वह सरकार को 1800 रुपया ऑलरेडी पहले दे चुका है। ठीक है सर। तो अब हम उसी सामान को जब दोबारा प्रोसेसिंग करके बेचेंगे, तो सेल पे जितना जीएसटी बनेगा और परचेज पे जितना जीएसटी हमने ऑलरेडी दिया है, वो माइनस हो जाना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। हम ठीक है सर। और 1800 रुपया सरकार को देंगे। 3600 रुपया हमने सेल पे जीएसटी बनता है, परचेज पे हम 1800 रुपया दे चुके हैं, तो हम जिससे खरीदे हैं उसको दिया, उसने सरकार को दे दिया। तो सरकार के पास 1800, जिससे खरीदा उसने दिया, और 1800 मैंने दिया, और फाइनल प्रोडक्ट पे 3600 बनता है टैक्स, 3600 सरकार को मिल गया। समझ में आया? ठीक है सर, यस सर। इनपुट टैक्स यहाँ क्रेडिट। पे ये हुआ आउटपुट माइनस इनपुट। हाँ, यहाँ पर मतलब हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट का कि हमने जो परचेज पे टैक्स दिया और जो सेल पे टैक्स बना, सेल पे जो टैक्स बना उसमें हम परचेज पे जो टैक्स दिया वो कम कर देंगे लाइबिलिटी पे, और जी सर। जो बचेगा वो देंगे, और मान लो नहीं बचता है तो नहीं देंगे। अगर इनपुट टैक्स मान लो 3600 और इनपुट टैक्स मान लो 5000 है, तो सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने और भी सामान पे खरीदा है, उसको भी बेचा नहीं है, वो बचा हुआ है 5000, तो 3600 रुपया आउटपुट, 5000 इनपुट पे टैक्स यानी परचेज पे, तो सरकार को और पैसे देने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यही होता है, जब हम लायबिलिटी का पे कर रहे हैं जीएसटी का, और परचेज पे यदि हमने कोई जीएसटी दे चुके हैं, तो उसको दोबारा देने की, या ना उससे इतना माइनस, इसका मतलब यही है। अब देखिए पहली लाइन हम लोग पढ़े तो कहता है कि अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना? तो ये लाइन का मतलब क्या होता है उसमें? उसको भेजा तो है लिंक, यस सर। लिंक तो भेज दो, फॉरवर्ड कर दो आप मेरा लिंक कशिश को, शायद ना गया हो, फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए, uninterrupted and seamless chain of input tax credit is one of the key feature of goods and services। अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस का मतलब क्या होगा बताइए? सर कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, सीमलेस मतलब काफी फ्लेक्सिबल। हाँ, मतलब बिना किसी रुकावट का आईटीसी मिल जाता है। यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स का की फीचर है, मेन फीचर, और यह बिजनेस करने में आपको हेल्प करता है ना? ये चीजें पुरानी व्यवस्था में नहीं था, पुरानी इससे जीएसटी से पहले जो टैक्स, सेल्स टैक्स था, उसमें ऐसा नहीं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बेचते हैं तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आप नहीं ले सकते। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि भारत में आप कहीं भी बेचें, आईटीसी आपको मिल जाए। दूसरा लाइन कहता है आईटीसी इज ए मैकेनिज्म टू अवॉइड कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। हाँ, तो कास्केडिंग से महंगाई बढ़ती है कि घटती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज होती है, तो वह अवॉइड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा चीज नहीं होता है। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं उसमें जब जीएसटी लागू हुआ था, तो मैं जहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा था, जहाँ मैं अकाउंटिंग था, वहां पे उससे पहले हर महीने टैक्स देना पड़ता था।
और जब पहली बार लागू हुआ तो 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा, या नहीं देना पड़ा, या बहुत कम देना, बल्कि नहीं देना पड़ा, क्योंकि उस समय एक्साइज का टैक्स हम लोग इनपुट नहीं ले सकते थे, दूसरी स्टेट से आया है, और जैसे ही जीएसटी लगा हम ले सकते थे। तो ये बेनिफिट है कि महंगाई जो है कम होती है, टैक्स पे टैक्स होता है। चलिए, हाँ लिखा भी है ना, कास्केडिंग ऑफ टैक्स इन सिंपल लैंग्वेज इज टैक्स टू ऑन टैक्स। तो टैक्स ऑन टैक्स जो है वह तो इनजस्टिस है जी। आप गुड्स के पे टैक्स लोगे ना, टैक्स पे भी टैक्स लोगे क्या? तो वो गलत था, और जो है वह खत्म हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी पेट्रोल पे टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। पेट्रोल पे हमारा कितना खर्चा होता है, अभी बच्चों को छोड़ के आया है तो बाइक से आया है, पेट्रोल लगा, तो वो अभी भी इनजस्टिस हो रहा है, ये बात सही। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल इशू है, ये क्या किया जा सकता है। अंडर द अर्लियर सिस्टम ऑफ टैक्स, क्रेडिट ऑफ टैक्स बीइंग लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट। हाँ वही मैं बता रहा था ना, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था तो वो टैक्स ब्लॉक हो जाता था। अब एक स्टेट से दूसरे टैक्स पे गया तो जो सेल्स टैक्स लगा है उसका बेनिफिट नहीं मिलता था, अब सेम स्टेट में रहेंगे तो मिलता। तो ये चीजें जो है पहले ऐसा था। One of the most important feature of GST system is that entire supply chain would be subject to GST to be levied by central and state government concurrently। मतलब ये हुआ कि एक ही सामान है, दोनों ही सरकार टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, और दोनों आधा आधा लगाती है और वो आधा आधा लेती है। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन की जरूरत उतनी पड़ती नहीं है ना। तो बिजनेस का मतलब क्या है, ये सब पढ़ लेने का, इसका हम लोग के एग्जाम जब देंगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का मतलब समझना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है बताइए। सर प्लांट एंड मशीनरी लाइक एग्जाम्पल। बिजनेस में। सर कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कैपिटल गुड्स मतलब एंड फिक्स्ड है, कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स गुड्स, या राइट। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स का मतलब ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। एक बस इसको भेजा तो है जी, देख लेना, ठीक है ना, भेजा है तो ठीक। आइए, तो कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट, जैसे लिखा है कैपिटल गुड्स, capital goods means goods the value of which is capitalized in the book of the account। कैपिटलाइज का मतलब हो गया ना फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को जब खरीदते हैं तभी उसको कैपिटलाइज करते हैं। Claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of it। तो कैपिटल गुड्स का डिफिनेशन ये है जीएसटी एक्ट में। और आप फिक्स्ड कैपिटल गुड्स पे इनपुट ले सकते हैं कि नहीं, अगर कैपिटल गुड्स खरीदा है उस पे जीएसटी दिया है तो क्या हुआ, इनपुट ले सकते हैं क्या? सर मिल सकता है आईटीसी। हाँ मिल सकता है, मिल सकता है। तब अगर वो मिलेगा तो डेप्रिसिएशन पर्पज से उस वैल्यू को नहीं जोड़ेंगे। आप समझ रहे हो ना, जैसे 1 लाख का सामान खरीदा और उस पे 18,000 जीएसटी लग गया, तो इनपुट कितना मिलेगा? 1800 का। 18,000 मिलेगा। और 18,000 का। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन? जो लिस्ट वैल्यू है, गुड्स क्या की वैल्यू। बताओ ना अमाउंट, मैंने तो 1 लाख। एग्जाम 1 लाख एक, सर। हाँ 1 लाख, सही बात। और अगर आप नहीं लेते हैं जीएसटी का इनपुट तो अब कितने पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? तब भी सर 1 लाख पे ही लगेगा। अरे नहीं, अगर हमने जीएसटी का इनपुट नहीं लिया है तो हमारी ओके। कॉस्ट कितनी होगी? 1,18,000। हाँ, अगर जीएसटी का इनपुट नहीं लिया है तो 1,18,000 ना।
क्योंकि 18,000 तो हम इनपुट ले ही नहीं रहे ना, उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो फिर 1,18,000 उसकी कॉस्ट है और डिप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे लगेगा। समझ गया? समझ गई सर। हाँ, तो ये डिफिनेशन में मेन मतलब आप पढ़िए ना, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो परचेज पे जो इनपुट टैक्स, परचेज पे जो दिया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ये बताओ, ये बड़ी अच्छी चीज। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये क्या होता है, ये नहीं पता होगा ना? सर जस्ट लाइक कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई पे कर रहा होगा, नहीं नहीं, तो आप मुझे देखो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे अरे हैं। नहीं, बता रहा हूँ। देखिए इसका मतलब अच्छा, पहले तो मैं पढ़ लेता हूँ तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, फिर बताऊँ। इनपुट सर्विस मीन्स एन ऑफिस ऑफ सप्लायर of goods or service or both which receive tax invoice towards the receipt of input service, including invoice in respect of service liable to tax कितना for on behalf of distinct person of। अभी तो समझ में नहीं आया ना आपको? समझ में आया क्या? नो सर। नहीं आया? नो सर नहीं आया। हाँ, तो देखिए इसका मतलब ये होता है, एयरटेल जानते हैं ना, एयरटेल। यस सर। एयरटेल ने मान लेते हैं कोई सर्विस लिया या गुड्स खरीदा और उसका यूटिलाइजेशन पूरे भारत में किया। एयरटेल या जियो ने कोई गुड्स या सर्विस खरीदा और उसका जो यूटिलाइजेशन है वह पूरे स्टेट में है ना, उसका जगह। एयरटेल पूरे भारत में है, यस जियो सर। पूरे भारत में है, और उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग स्टेट के लिए। तो इनपुट टैक्स, अच्छा आपको पता है अगर हर स्टेट में आपको बिजनेस करना है तो हर स्टेट में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो इसने नहीं लिया होगा, लिया ही होगा ना। तो यस सर। एक- हाँ, तो उसने उसका तो इनपुट कौन लेगा, जिसने यूज किया या जिसने खरीदा? सर कौन? जिसने खरीदा। नहीं नहीं खरीदा, अरे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस अपने ब्रांच के लिए सर्विस खरीदा, ब्रांच के लिए गुड्स खरीदा और पूरे भारत में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लेते हैं कि एयरटेल का ऑफिस दिल्ली में है, वो एक कोई सामान खरीदता है होलसेल होलसेल में, और वह हर जगह ट्रांसफर कर देता है गुड्स को, हर स्टेट। तो एक्चुअल में कौन यूज किया, एक्चुअल में गुड्स या सर्विस को किसने यूज किया? सर उसके के ब्रांच ने किया ना। सर ब्रांच में किया। तो ब्रांच को मिलना चाहिए ना इनपुट का बेनिफिट। यस सर। ब्रांच को तो मिल नहीं सकता क्योंकि उसने तो खरीदा नहीं है, यूज किया है ऐसे। खरीदा है एयरटेल ने, हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस क्या करेगा कि किसी स्टेट में जितना जितना यूज किया है गुड्स एंड सर्विसेज उतने का इनवॉइस इश्यू कर देगा और उस आधार पे वो अलग अलग स्टेट उसकी बेनिफिट लेगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, इनपुट टैक्स तो अभी समझा ही आपने, जो परचेज पे आप देते हैं वो इनपुट टैक्स है। और अगर डिफिनेशन की बात करें तो कहता है इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स दिस सेंट्रल। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड गुड्स है ना, जो इम्पोर्ट करते हैं, ये सब मतलब यही है, जो परचेज पर आप टैक्स देते हैं उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। अब कानून का लैंग्वेज तो ऐसा रहेगा ना, इसमें सारा ही चीज इंक्लूड हो जाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अब देखिए इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो यस क्रेडिट का सर। मतलब जैसे खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, जब उसको यूज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, है ना? तो ठीक है इसमें। यस सर। इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज पे जो सप्लाई होता है वह इनवर्ट कहते हैं।
आउटवर्ड का मतलब सेल पे जो है, जो सेल होता है उसको आउटवर्ड कहते हैं। तो ये सब आप पढ़ना है, तो खास बात है। रजिस्टर्ड पर्सन तो समझते ही, जो रजिस्टर्ड है सप्लायर है ना, तो ये सारा चीज। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई मीन से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच इज लिवेबल टू टैक्स अंडर। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन से कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, ये सब को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इस लाइन को पढ़िए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, अंडरलाइन करते हैं, every registered person subject to such condition be entitled to take credit of charge on any goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of business, and the said amount shall be credited to electronic ledger of such person। तो ये है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वह इनपुट टैक्स का बेनिफिट ले ही नहीं सकता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने का मतलब हुआ जैसे बैंक में अपना खाता खोलते हैं पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए, उसी तरह से सरकार के यहाँ खाता खोलना पड़ता है जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सरकार के पास सारी डिटेल जाती है आपके पास। अब आप जीएसटी कलेक्ट भी कर सकते हैं, जीएसटी का इनपुट भी ले सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो कलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कलेक्ट करके रखेंगे कहाँ उसको, सरकार को तो दे नहीं पाएंगे, सरकार के यहाँ आपका कोई डिटेल है। तो ये मतलब है। ठीक है सर। देखिए पर्सन इज इंटाइटल फॉर, कौन पर्सन इंटाइटल है भाई, तो पर्सन इज रजिस्टर्ड। भाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। अभी बताया है, बिना रजिस्ट्रेशन का आप कैसे ले सकते हैं क्रेडिट। अपने ही यहाँ तो नहीं ले सकते ना, सरकार के सरकार को भी दिखाना पड़ता है कि आपने क्रेडिट किया। और वो गुड्स एंड सर्विस जो बिजनेस पर्पज से, पर्सनल पर्पज से है तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो आपने यूज कर लिया। तो जो यूज किया वही टैक्स दे, और आपने यूज किया, आपने टैक्स दे दिया, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे। तो वह गुड्स एंड सर्विसेज यूज होना चाहिए बिजनेस पर्पज से, तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ही सेटिस्फाइड द प्रिस्क्राइब कंडीशन, वो प्रिस्क्राइब कंडीशन लिखा होगा सेक्शन 9 में, है ना, 49 में, सॉरी सॉरी, तो 49 जाके देखना पड़ेगा। ही क्लेम्स फॉर आईटीसी इन मैनर, और वो उसने आईटीसी क्लेम भी किया। मान लेते हैं वह उसके लिए सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसने क्लेम ही नहीं किया। क्लेम करते हैं ये जीएसटी रिटर्न भर करके। क्लेम जो करेंगे जीएसटी रिटर्न भरेंगे और तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अब कंडीशन देखिए क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना चाहिए आरटीसी लेने के लिए, वो देखिए। तथा नो रेस्टोरेंट shall be entitled to the credit of any tax in respect of any goods or supply। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पजेशन में होना चाहिए, आपके पास इनवाइस होना। इनवाइस क्या होता है, जो आप खरीदते हैं तो इनवॉइस होता परचेज है। इनवाइस मिलेगा ना, इसको बिल भी कहा सकते। तो आपके पास इनवाइस होना चाहिए, या डेबिट, डेबिट नोट के द्वारा भी हम जो है गुड्स को मतलब इनपुट लेते हैं। डेबिट नोट क्या होता है पता है आपको, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट?
डेबिट नोट सर, हम्म। जैसे प्रोमिसरी नोट होते हैं वैसे ये भी होता है, अरे लिख के नहीं देते बच्चे, हैं। नहीं बच्चे, तो सर नहीं, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ डेबिट नोट का मतलब क्या। डेबिट नोट का मतलब ये हुआ कि पहले वह उस इंडिविजुअल को, सॉरी, उस एंटिटी को हमने क्रेडिट किया। जब हम परचेज करते हैं तभी क्रेडिट होता है। परचेज की एंट्री क्या होती है? उधार, अगर उधार खरीदा है तो क्या एंट्री होती सर क्या नाम है, परचेज टू है? हाँ, परचेज टू राउंड। क्रेडिटर, जी है ना? सर। परचेज टू क्रेडिटर, यही एंट्री होगी ना। मान यस लेते सर। हैं 1 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा, जीएसटी को हम इग्नोर कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, जीएसटी ले लेते हैं, तभी समझाने में बनेगा, जी सर। है ना। इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स सिर्फ लिखता हूँ, ये जी 18,000 रुपया। तो ये फिर 1,18,000 से, ये 1,18,000 से क्रेडिट होगा, है ना। जी। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, अच्छा नहीं लगता। हम दोबारा लिख रहे हैं। परचेज किया, परचेज कौन डेबिट 1 लाख रुपए, इनपुट टैक्स 18,000। मान लेते राम से खरीदा तो 1,18,000। अब बोलो भाई ये देखो जो रेट है ना, बाद में पता चला कि रेट जो है वह ज्यादा लगा। 1 लाख नहीं, वो तो 90,000 का ही सामान है। या मान लो उसने 10,000 का सामान वापस कर, ऐसा समझ कि 10,000 का सामान वापस कर दिया, क्यों? क्योंकि वो 10,000 सामान ठीक नहीं था। जो इस पे जो बात तय हुई थी कि ये सामान चाहिए, उसमें से माल खराब निकल गया, या कुछ भी रीजन आपको, उसने वापस कर। तो वापस की एंट्री क्या होगी बताओ? राम ने 10,000 का सामान वापस कर दिया क्योंकि वो सामान ठीक नहीं था। जो स्पेसिफिकेशन था, जो माल मांगा गया था, वो उसने दूसरा माल दिया। रिटर्न हो जाएगा सर वो, क्या एंट्री क्या होगी ये बताओ? रिटर्न करने की, परचेस रिटर्न, परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस रिटर्न, हाँ, हाँ, बोलो। डेबिट टू राम। डेबिट होगा वो, सर परचेज। राम हाँ, परचेस रिटर्न से क्रेडिट होता है। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो राम अकाउंट डेबिट होगा 11,800 से। अच्छा चलो, इसका अमाउंट ठीक कर लेते हैं, 11,000 नहीं करते हैं, ठीक है ना। 15,000, क्योंकि वो फिर दोनों में एक एक शून्य का ही डिफरेंस होगा, तो वो मजा नहीं आता ना। मान लेते हैं 20,000, 20,000 का सामान है ना, 20,000 का सामान वापस कर दिया, तो 20,000 प्लस जीएसटी 23,600 से डेबिट होगा। और परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट। 20,000 से क्रेडिट होगा। और इनपुट टैक्स भी तो घटाना पड़ेगा। ये ये समझ में आया क्या? यस सर। तो इसके लिए राम क्या इशू करेगा आप? राम ने कहा भैया ये माल जो है ठीक नहीं है, वापस ले जाओ। तो बोलेगा कि भाई ठीक है, वापस भेज दो। तो जी। गाड़ी से, ट्रक से वापस भेज रहा है, तो बिना कागज के भेजेगा क्या? नो सर, डेबिट नोट देगा। हाँ, तो वो सेल्स टैक्स वाले पकड़ लेंगे, क्या माल है, बिल दिखाओ। तो जी। वो डेबिट नहीं, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। जी। राम तो क्रेडिट नोट इशू करेगा, मान जी। लेते हैं। राम तो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और वही चीज इसके लिए डेबिट नोट होगा। जी सर। जो भी, जो भी यहाँ पे नाम नहीं लिखा है हमने, अगर राम वापस करेगा तो राम जो है वह क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्योंकि राम, देखो ये मान लेते हैं बुक श्याम का है, ये मान लेते हैं बुक श्याम का है।
तो श्याम के बुक में राम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। श्याम के बुक में राम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, देखो ना जर्नल एंट्री। अब श्याम क्या कर रहा है ये बताओ, श्याम के बुक्स ऑफ श्याम, पहला एंट्री करेगा, बेचा है ना इसने, बेचा है तो लिखेगा, नहीं श्याम नहीं होगा, राम। राम। बुक्स ऑफ राम, जो खरीदने वाला है, नहीं वो बेचना है ना, राम बेच रहा है। तो राम बेच रहा है तो श्याम को क्या करेगा, डेबिट करेगा, डेबिट। 1,18,000। उसी। टू सेल्स, 1,00,000। जी। टू आउटपुट, टू इनपुट टैक्स। यस। ये कर रहा है जो बेच रहा है। अब बेच कौन रहा है, राम बेच रहा है। तो श्याम क्या कर रहा है, वो राम एंट्री आपने देख लिया। अब खरीद राम रहा है। वापस जब करेगा तो क्या एंट्री करेगा, राम वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न, डेबिट करेगा 20,000। आउटपुट टैक्स, डेबिट। डेबिट होगा 3,600 रुपया। और टू श्याम। टू श्याम। तो देखो श्याम को राम ने क्या किया है, डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, ये बताओ। बुक्स में, श्याम ने श्याम के राम को बुक क्रेडिट। में जब राम वापस कर रहा है माल, तो श्याम को डेबिट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं। कर रहा है तो वो क्रेडिट नोट इशू, तो वो क्रेडिट नोट इशू ठीक करके है। उसमें सारा डिटेल लिख देगा। और वह कागज मिलेगा श्याम। तो श्याम तो एंट्री यही करेगा ना, एंट्री तो ठीक ही है। तो श्याम एंट्री क्या करेगा, राम को डेबिट कर, तो उल्टा होगा ना। तो कागज वही है, कागज पे लिखा है क्रेडिट नोट, लेकिन वह डेबिट नोट के रूप में इशू करेगा, माना एंट्री करेगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि श्याम ही इशू करे पहले डॉक्यूमेंट को, लेकिन चूंकि माल गाड़ी के साथ आना है उधर से, इसलिए इशू तो वही करेगा राम। राम श्याम को क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। लेकिन जब वो श्याम को मिलेगा, वो डेबिट नोट समझ करके एंट्री करेगा, क्योंकि वह तो राम को डेबिट ही करेगा। ठीक है। कागज एक ही है, एक के लिए वो डेबिट नोट है, दूसरे के लिए क्रेडिट नोट है। अब डेबिट नोट कहेगा कौन, क्रेडिट नोट को कौन कहेगा, इस बात पे निर्भर करता है कि वह उसके बुक में वो पार्टी को डेबिट कर रहा है कि क्रेडिट कर। तो श्याम, ये राम को भेजना था माल, तो इसलिए वही इशू करेगा। राम श्याम को क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। वह जब श्याम को मिल जाएगा, खरीदने वाले को, तो वह एंट्री करेगा राम को डेबिट। तो कागज में लिखा है क्रेडिट नोट, लेकिन वह श्याम के लिए डेबिट नोट की तरह, क्योंकि उसके लिए सेम क्रेडिट नोट हो नहीं सकता है, क्योंकि पार्टियां अलग अलग है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है जो ट्यूशन फीस मिलेगा, आपके लिए तो इनकम है। और आपके लिए, एक्सपेंस। हाँ तो उसी तरह से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके लिए भी क्रेडिट नोट हो, क्योंकि बातें तो उल्टी हो रही है ना। जी। एक डेबिट करेगा दूसरा क्रेडिट ही करेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों से भी एंट्री करेगा। तो यस डेबिट सर। नोट यही है। तो जब डेबिट नोट मिलेगा, तो वो ये एंट्री करेगा पार्टी को डेबिट किया। पार्टी को डेबिट करने से क्या हो रहा है, इसका इनपुट टैक्स कम हो रहा है। तो कम होना फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात, ये बताओ। सर नुकसान वाली बात है। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक। तो जो कुछ भी हो, जिसके द्वारा भी इनवाइस उसको मिल रहा हो, है ना, तो जी। एक को इनपुट टैक्स मिलता है, एक को हटता है। तो यही मतलब है, डेबिट नोट का मतलब यही है, जिससे कि आप, जिसमें पार्टी को डेबिट होता है। आइए, तो कंडीशन ये है कि आपके पास टैक्स इनवाइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए।
या क्रेडिट नोट होना, यहाँ पे डेबिट नोट ही लिखा है सर, तो डेबिट नोट समझिए। डेबिट नोट का मतलब पार्टी को आप डेबिट कर रहे हैं, पार्टी को आप डेबिट करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब कम होना होता है, तो कम होने के लिए भी कहता है आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए। तो क्योंकि समझ गए ना बात को। और उस इनवॉइस में टैक्स का डिटेल होना चाहिए। टैक्स का डिटेल का मतलब वो बंदा जो है रिटर्न भरा हो, GST-R1। ये GST-R1 क्या होता है पता है आपको? GST-R1। हाँ, GST-R1 सेल्स का डिटेल होता है, डिटेल ऑफ सेल, ओके सर। डिटेल्स ऑफ सेल। अगर हम GST-R1 भर रहे हैं, मतलब हमने किसको किसको सेल किया है वो हम लिख रहे हैं, और उस पे कितना टैक्स जमा कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। ठीक ना जी। तो अगर अगला बंदा GST-R1 भरेगा, यानी आपके बिहाफ पे टैक्स जमा करेगा, तभी परचेज करने वाले को मिलेगा ना। यस सर। एक तो जो सेल करने वाला है, आपको सेल किया है, वह सेल पे जो टैक्स जमा करेगा तभी परचेज करने वाले को उसका क्रेडिट मिलेगा ना। आप समझ रहे हैं बात को? मैंने सेल किया तो मैं सरकार को जमा करूंगा सेल पे टैक्स, तभी परचेज वाले को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो GST-R1 जो है वह सेल्स का डिटेल है, और जिसमें सेल किसको किया है, कितना वैल्यू है, कितना टैक्स है, वो सब लिखा जाता है। तभी परचेज वाले को, परचेज करने वाले को उसका इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। हैव यू ओके सर। गॉट और नॉट? यस सर। हाँ ठीक। कैसी सही नहीं आज? पता नहीं सर। अच्छा कोई नहीं। तीसरा कंडीशन है कि उसको सामान भी मिला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनवॉइस मिल गया, सामान मिला ही नहीं। सामान तो खरीदा ही नहीं जी, कागजों में सिर्फ खरीद। ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विस, और गुड्स और सर्विस उसको, मतलब वो सामान भी खरीदना चाहिए, उसको रिसीव होना चाहिए। गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, सिर्फ इनवॉइस मिल गया, तो उससे आप इनपुट का बेनिफिट नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए। उसके बाद सामान भी आपको मिलना चाहिए, सामान ही नहीं मिला तो आपको नहीं मिला। अगर कभी इंस्टॉलमेंट में सामान मिलता है, ये देखिए, अगर सामान इंस्टॉलमेंट में मिला, where the goods against an invoice are received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of last lot or installment। अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आपको मिल जाएगा, तभी आप क्रेडिट ले पाएंगे। ठीक ना जी। एडवांस पेमेंट में कोई ITC नहीं। अगर आपने सर। एडवांस दिया, हाँ बोलिए। सर इतना ही रखिएगा, वो ऊपर से जा रहा है फिर। ऊपर से जा रहा है? हाँ, जी। तो ऊपर से ना जाए इसके लिए आपने चैप्टर पढ़ा है क्या? पढ़ा था? हाँ सर। हाँ, मतलब पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं। तो इतना आपने पढ़ा पढ़िए, दिया। इतना पढ़िए, इसके आगे जो है फिर परसों सुबह कल में को 7:30 बजे। ठीक है जी। करेंगे। परसों ठीक है सर। हाँ परसों तो ठीक है बाबू, ठीक। ठीक है सर।